सर्किट, इसको RLC सीरीज सर्किट भी पढ़ते हैं। क्योंकि इसमें तीनों चीजें हमने आपस में जोड़नी है। तो हम यहाँ कनेक्ट करते हैं अल्टरनेटिंग सोर्स और इसको जोड़ते हैं हम रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VR, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VC, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VL। अप्लाइड वोल्टेज है V, सर्किट में जो करंट है वो है I। हम इसमें पहले ड्रा करेंगे फेजर डायग्राम। करंट सीरीज में सेम होता है तो हम पहली लाइन करंट की ड्रा करेंगे। ठीक है, करंट की लाइन ड्रा करने की बुनियाद पर, करंट की बुनियाद पर हम ये जो तीन वेक्टर्स हैं ये बारी बारी ड्रा करेंगे। मैंने करंट की लाइन ड्रा की इस तरफ। ठीक है, अच्छा अब ये जो VR है ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि ये करंट के पैरेलल होता है, यानी करंट और वोल्टेज रेजिस्टेंस में इन फेज होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो VC है यानी वोल्टेज, जो कैपेसिटर के वोल्टेज हैं ये पीछे होते हैं करंट से, और इंडक्टर के जो वोल्टेज हैं ये करंट से आगे होते हैं। तो करंट ये है, वोल्टेज कैपेसिटर वाले पीछे होंगे तो ये मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ की, इंडक्टर के वोल्टेज इस तरफ होंगे तो मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ की। अब हमने ये करना है, हमने इन तीनों की इक्वेशंस भी पढ़ रखी हैं कि VR होता है IR, VC होता है IXC और VL होता है IXL। अब क्योंकि करंट सब में सेम है तो हम करंट को यहाँ से निकाल देते हैं। अगर हम करंट को निकाल दें तो ये हो जाएगा VR प्रोपोर्शनल टू R, VC प्रोपोर्शनल टू XC और VL प्रोपोर्शनल टू XL। यानी हम इन वेक्टर्स की जगह इनके रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस के वेक्टर भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इनके रिएक्टेंस के वेक्टर ड्रा करें तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट है R, तो ये उसी तरफ ड्रा करना है जिस तरफ VR है। तो VR इस तरफ है तो मैं R इस तरफ ड्रा करूंगा। ठीक है, उसके बाद आपने XC ड्रा करना है। XC किस तरफ ड्रा करना है, जिस तरफ VC है यानी इस तरफ। और उसके बाद XL ड्रा करना है तो वो VL की तरफ होगा यानी इस तरफ। ये जो हमने दूसरी डायग्राम बनाई है ना, बुक में उन्होंने ये डायरेक्ट बनाई हुई है। ठीक है, तो मैंने आपको इसकी लॉजिक समझा दी है कि ये डायग्राम कैसे बनानी है। आपने आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी मैंने पूरी लॉजिक बताई है कि ये हमने इस होते हैं। ठीक है, इसी तरह कैपेसिटर में जो करंट होता है वो वोल्टेज से आगे होता है। इंडक्टर में वोल्टेज जो है वो करंट से आगे होते हैं। ठीक है, तो अब जब हम यहाँ वेक्टर ड्रा करेंगे तो वेक्टर कैसे ड्रा करेंगे, पहली जो लाइन आपने लगानी है ना वो करंट की लगानी है। ये लाइन आपने करंट की लगा दी। अब देखिए, पहले जो वोल्टेज आपने ड्रा करने है वो रेजिस्टेंस वाले करने हैं, तो रेजिस्टेंस वाले किस तरफ होते हैं, जिस तरफ करंट है। तो ये हम इस तरफ ड्रा करेंगे। कैपेसिटर वाले वोल्टेज किस तरफ होते हैं, ये करंट से 90 डिग्री पीछे होते हैं तो हम इसको यहाँ ड्रा करेंगे। और इंडक्टर वाले इस तरफ लीड करते हैं तो ये हम इस तरफ ड्रा करेंगे। और फिर इनकी जगह XL, XC और R लिख देना है। ठीक है, अब हो गया क्लियर सबको। अब हमने ना इस फिगर को आगे लेके चलना है, तो मैं अब ये फिगर यहाँ डायरेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये फिगर जो XL है ये इस तरह बना लेते हैं। ठीक है, ये फिगर बन गई। अच्छा ना, मैंने अब ये फिगर 3 फ्रीक्वेंसीज पे बनानी है। ठीक है, 3 फ्रीक्वेंसीज पे। सबसे पहले मैं इसको लो फ्रीक्वेंसी पे बनाता हूँ। लो फ्रीक्वेंसी पे देखें कि क्या होगा अगर मैं इसको लो फ्रीक्वेंसी पे बनाऊं।
अब आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ गई बीच में, तो फ्रीक्वेंसी का बहुत अमल दखल है, 2 पाई एफ एल, और एक्स सी होता है 1/2 पाई एफ सी, मतलब ये इन्वर्स रिलेशन है, इसका डायरेक्ट रिलेशन है, और आर का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो अगर हम लो फ्रीक्वेंसी यानी कम अल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी कम हो तो ये हम ये करेंगे, आप यहाँ कम फ्रीक्वेंसी पुट करें तो एक्स एल की वैल्यू कम आ जाएगी और इसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी क्योंकि ये इन्वर्स है। तो ये डायग्राम किस तरह चेंज हो जाएगी, ये इस तरह हो जाएगी कि आर ड्रा करें, हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। तो एक्स एल जो है उसकी वैल्यू बहुत कम आएगी, लेकिन एक्स सी जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, इसको ना मैं थोड़ा सा ऊपर करके ड्रा कर रहा हूँ, कर देता हूँ, ये कट रहा है यहाँ पे। मैंने एक्स एल छोटा रखा है और एक्स सी की वैल्यू ज़्यादा रखी है। क्यों ज़्यादा रखी है? क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगी और इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगी। ठीक है, अच्छा, अब हम हाई फ्रीक्वेंसी की फिगर बना लेते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, मतलब जो आप सोर्स यूज़ कर रहे हैं या जनरेटर यूज़ कर रहे हैं, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा, ये रेजिस्टेंस है, तो एक्स सेल बहुत ज़्यादा आ जाएगा और एक्स सी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा, ये जो है फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अच्छा, अब हम ऐसी फ्रीक्वेंसी पे ड्रा कर देते हैं जिस पर एक्सएल और एक्सी बराबर हों। ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ड्रा करें, यही वेक ठीक है, यही फिगर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो होती है जिसके ऊपर, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे रख दें कि एक्सएल और एक्सी का जवाब आपस में बराबर आ जाए। अगर ये बराबर होंगे तो फिर इनके वेक्टर कैसे बनेंगे, ये रेजिस्टेंस है, ये एक्स एल है और ये है एक्स सी। तो अब यहाँ पे ये जो वेक्टर हैं ये इक्वल लेंथ में है, ये बराबर आ गए हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि इन तीनों का रिजल्टेंट निकालें, क्योंकि जो रिजल्टेंट होगा ना वो इनका कंबाइंड इफेक्ट होगा और इसको इम्पिडेंस कहते हैं। तो इस तीनों का बारी बारी इम्पिडेंस निकालें। अगर मैं आपको इसका इम्पिडेंस निकाल के दूं तो मैं कैसे इनको ऐड करूंगा, हेड टू टेल रूल से इनको ऐड करूंगा। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो फर्स्ट करें, पहला वेक्टर आर है वो ड्रा किया, फिर दूसरा वेक्टर एक्सएल है इस तरफ ड्रा किया, फिर तीसरा वेक्टर नीचे की तरफ जाएगा, ये एक्स सी है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालना है, पहले के की टेल तीसरे की हेड, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। इसको हम कहेंगे इम्पिडेंस, तीनों का कंबाइंड इफेक्ट। अच्छा, अब यहां भी यही काम करें, पहले आर फिर एक्सएल। अब एक्सएल काफी बड़ा है तो लाइन ऊपर चली जाएगी, उसके बाद एक्स सी, तो इसकी टेल यहां रखेंगे तो एक्स सी यहां आ जाएगा। अब पहले की टेल और तीसरे का हेड, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा, इसको जेड कहेंगे। और अब इसका भी निकालें रिजल्टेंट। ठीक है, इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर एक्स सी, अब देखें एक्सएल पहले लिखें, एक्सएल इस तरफ है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि एक्सएल और एक्सी बराबर हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि एक्सएल के बाद जब एक्स सी की टेल यहाँ रखेंगे ना, तो जब इसके ऊपर रखेंगे तो एक्स सी उतना ही है जितना एक्स एल है। तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, पहले की टेल से तीसरे के हेड तक, तो रिजल्टेंट इस लाइन के ऊपर आ जाएगा ये। इसके बाद आपने इनकी रिजल्टेंट निकाला है हेड टू टेल रूल से। अच्छा, रिजल्टेंट में तीन फिगर्स आपको नजर आ रही हैं। ये जो z है इसको आप गौर से देखें, यस इसमें सर। z की वैल्यू इस फिगर में कम से कम आ रही है।
आप देखें ना, ये ट्रायंगल बन रही है और इसमें ये हाइपोटेनियस है और ये है बेस है। आपको पता है कि हाइपोटेनियस बेस से बड़ा होता है। तो इस केस में z और r बराबर हैं इस फिगर में। ऐसा तब हो सकता है, यानी z और r तब बराबर होंगे अगर xl और xc बराबर हों। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन है कि अगर xc और xl बराबर हों तो फिर टोटल जो इम्पीडेंस होगी ना इस सर्किट की जो टोटल इम्पीडेंस होगी वो रेजिस्टेंस के बराबर होगी। यानी XL और XC एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। जो रिएक्टेंसेज है ना, इंडक्टर की रिएक्टेंस और कैपेसिटर की, ये एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो ये एक दूसरे को अगर इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यानी इस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट ऐसे हो जाता है जैसे अकेली रेजिस्टेंस लगी हो और कुछ लगा ही ना हो। ठीक है, यानी अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करें तो उस पर एक्सएल, रेजोनेंस कौन सी होगी जिस पर एक्सएल और एक्सी बराबर होंगे, तो उसके ऊपर सर्किट की इम्पीडेंस तीन चार पॉइंट हैं। हम बारी बारी सारे डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि इम्पीडेंस कम से कम होगी। पहली बात तो ये है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो देखें, आप टेक्स्ट बुक पे निकालें। पहली प्रॉपर्टी है कि पहले तो हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी देख लेते ना कि कौन सी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस होगी। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है कि आपने इनको इक्वल पुट करना है। इसकी जगह लिख दें 1/2π/f(c), इसकी जगह लिख दें 2π/f(l), इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें तो इधर रह जाएगा 1, इधर हो जाएगा 4π²f²L(c). तो f² इक्वल हो जाएगा 1/4π²L(c) और अंडर रूट लेंगे तो f हमारे पास आ जाएगा 1/2π(L(c) अंडर रूट। तो ये हो गई। यानी अगर आपको इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का पता है तो आप इसमें पुट करके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। जब आप यहाँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे तो उस फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा। अब देखिए, पहले तो आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है, पहला पॉइंट। ठीक है, कि कितनी है वो आपने इस फॉर्मूले से निकालनी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इस फ्रीक्वेंसी पर जो इम्पीडेंस है वो कम से कम होगी। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि ये इस पॉइंट पर कम से कम होगी। थर्ड है कि ये रेजिस्टेंस के बराबर होगी। यानी सर्किट रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा। रेजिस्टिव ऐसा सर्किट होता है, रेजिस्टिव सर्किट का मतलब ये है कि जिसमें अकेली रेजिस्टेंस लगी हो। यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ये सर्किट ऐसे काम करेगा जैसे इसमें अकेली रेजिस्टेंस लगी हो, इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर लगे ही ना हो। और इसमें V और I जो हैं, अब रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, V और I जो है वो इन फेज होते हैं, तो इसमें इन फेज होंगे वो। ठीक है, V और I। लेकिन ऐसा सिर्फ होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। और अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें करंट का और फ्रीक्वेंसी का, तो ग्राफ कैसे आएगा, इसमें ग्राफ भी लाजमी प्लॉट करना है। ये जो ऊपर मैंने 3 फिगर्स बनाई है ना, ये बुक में नहीं बनी हुई, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाई है। मैं अब यहाँ ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ करंट का और फ्रीक्वेंसी का। लो फ्रीक्वेंसी पर देखें, ये लो फ्रीक्वेंसी के हैं, इस पे भी इम्पिडेंस ज़्यादा है, हाई पर भी ज़्यादा है। दरमियानी फ्रीक्वेंसी पर इम्पिडेंस कम है, यानी रेजोनेंस पर। तो हम क्या करेंगे, जब इम्पिडेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम होगा, तो यहाँ भी करंट कम होगा लो फ्रीक्वेंसी पर। हाई फ्रीक्वेंसी पर भी करंट कम होगा, लेकिन दरमियानी फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इम्पिडेंस मिनिमम है। तो इसका ग्राफ यूँ बन जाएगा। ये जो पीक आपको नज़र आ रही है यानी करंट मैक्सिमम है I0, ऐसा होगा सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है,
अब अगर आपसे पूछा जाए कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट क्यों मैक्सिमम है, तो क्या आंसर होगा इसका कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाते हैं, उनके रिएक्टेंस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और टोटल इम्पीडेंस सिर्फ रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है। तो इस वजह से इम्पीडेंस मिनिमम होती है और करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि इम्पीडेंस रेजिस्टेंस को कहते हैं, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा होगा। यहाँ पे आपने इसकी जो 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो जहन में रखनी है। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि जो वोल्टेज ड्रॉप हैं वी आर और वी सी, वो बाज़ औक़ात अप्लाइड वोल्टेज से ज़्यादा भी हो जाते हैं।